इस समय आप लोग जहां देखिए चाइना चाइना चाइना, आखिर सभी को चाइना की जरूरत क्यों पड़ रही है। अभी आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना के दौरे पर थे। अब पुतिन को भी चाइना के दौरे की जरूरत पड़ गई। तो ट्रंप और पुतिन दोनों को ही चीन की जरूरत क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। और देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखें एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना है, रूस है, यूक्रेन है, ये दक्षिण कोरिया, ये जापान है, ये आप लोगों को ईरान देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको फारस की खाड़ी देखने को मिल जाएगी, ये ओमान की खाड़ी है। यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। ये इजराइल है, ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर आपको देखने को मिल जाएगा। ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ क्या क्या है, राष्ट्रपति हैं। ये दक्षिण चीन सागर आपको देखने को मिल रहा है, ये ताइवान है। और हमारा पड़ोसी है चाइना। देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है किससे, चाइना से। खुश देखते बच्चे, गार्ड ऑफ ऑनर, तोपों की सलामी और मार्चिंग बैंड। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के बाहर व्लादिमीर पुतिन का स्वागत ठीक वैसा था जैसा पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप का हुआ था। सिर्फ कुछ ही दिनों के अंतर पर 2 बेहद अहम देशों के राष्ट्रपति का दौरा करना, यह ठीक वही छवि है जो शी जिनपिंग दुनिया को दिखाना चाहते हैं। सबसे बातचीत करना, किसी एक से बंधे न होना। चीन के लिए दौरे इस बात का प्रमाण है कि उसकी विशाल अर्थव्यवस्था और हाल ही में हासिल कूटनीतिक ताकत के कारण अब सभी रास्ते बीजिंग की ओर जाते हैं। किंग्स कॉलेज लंदन के समीर पुरी कहते हैं कि विश्व मामलों का नया दौर पश्चिम के इर्द गिर्द कम केंद्रित है और वैश्विक मंच पर चीन के पास छिपी हुई शक्ति काफी है। जरूरत नहीं है कि वह इसे सीधे तौर पर संघर्षों को सुलझाने में इस्तेमाल करे, बल्कि चीन की शैली यह है कि वह अपनी हैसियत का इस्तेमाल धीरे धीरे करना चाहता है। रूस को चीन की जरूरत पहले से ज्यादा है। इस समय दृश्य काफी हद तक एक जैसा था। स्पॉटलाइट के केंद्र में आत्मविश्वास के साथ मेजबानी करते हुए सी, लेकिन दोनों दौरों को संचालित करने वाली राजनीति बहुत अलग थी। 20 से ज्यादा बार चीन जा चुके पुतिन के सी के साथ करीबी व्यक्तिगत संबंध लगते हैं। यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों ने उन्हें चीन पर काफी निर्भर भी कर दिया, जो अब रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और तेल और गैस का सबसे बड़ा ग्राहक कौन, चाइना। काफी समय से यह एक असंतुलित साझेदारी रही है और आज यह और भी स्पष्ट हो गई। बातचीत का अंत व्यापार और तकनीक पर 20 से अधिक समझौतों के साथ हुआ है, लेकिन उस रुकी हुई रूसी गैस पाइपलाइन को अभी मंजूरी नहीं मिली और जिसे पुतिन वर्षों से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लंबे संयुक्त बयान में भी कुछ खास नहीं निकला। और संघाई स्थित ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर रूसी स्टडीज के डॉक्टर झेंग रोनियू कहते हैं, चीन और रूस दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन साफ है कि वैश्विक मंच पर रूस को चीन की जरूरत पड़ने से ज्यादा है। आज के अंतर्राष्ट्रीय माहौल को देखते हुए अपनी कई वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए चीन के साथ गहरा सहयोग रूस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बातचीत करते हुए भी चीनी नेता का पलड़ा भारी दिखाई दिया। दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंधों और दुर्लभ खनिजों तथा उन्नत विनिर्माण में चीन की पकड़ ने उन्हें बढ़त दी है। ट्रंप की अस्थिरता के कारण चीन खुद को वॉशिंगटन के मुकाबले बराबरी के स्तर पर पाता है और ट्रंप और पुतिन दोनों के साथ बातचीत में सी ऐसे नेताओं के सामने थे जो महंगे युद्धों में उलझे हुए थे, जो उनकी अपेक्षा से अधिक लंबे खिंच गए, चाहे रूस का किससे हो, यूक्रेन से, और अमेरिका का ईरान से। ट्रंप के मामले में मध्य पूर्व का युद्ध एक वैश्विक संकट में बदल गया और जिससे उनके देश में उनकी लोकप्रियता को गिरा दिया। पुतिन के लिए यूक्रेन पर आक्रमण का 5वां साल चल रहा है और इसने रूस को अलग थलग कर दिया और उसने अपने लोगों को भी मुश्किलों में डाल दिया। दोनों ही मामलों में यह भी साफ महसूस हुआ कि अब वैश्विक मंच पर कैसे और किन शर्तों पर संबंध रखने हैं, इसका सौर और शर्तें तय करने की शक्ति चीन के पास है। सी का चीनी सपना, यह उस देश के लिए एक उल्लेखनीय बदलाव है जो सिर्फ 5 साल पहले कूटनीतिक अलगाव के कगार पर दिखाई दे रहा था और उसकी सीमाएं एक महामारी के कारण बंद थीं और जिसे तब ट्रंप ने, जिनका बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति पहला कार्यकाल था, चीनी वायरस कहा था, तथाकथित वुल्फ वॉरियर कूटनीति, और जिसमें चीनी राजनयिकों और सरकारी मीडिया ने पश्चिमी आलोचकों को शांत करने के लिए आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया और इसके उभार के बीच पश्चिम के साथ उनके संबंध तेजी से बिगड़े थे।
सिंजियांग में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों और हांगकांग पर चीन के बढ़ते नियंत्रण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना भी बढ़ी थी और पश्चिमी सरकारों ने चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध और निर्यात नियंत्रण लगाए थे। चीन ने इसका जवाब बदले में प्रतिबंध लगाकर दिया था और 5 साल बाद चीन ने खुद को वैश्विक कूटनीति और व्यापार के एक अनिवार्य केंद्र के रूप में फिर से स्थापित कर लिया है। एक ऐसी समस्या है जिसे नियंत्रित किया जाना है के रूप में देखे जाने के बजाय चीन एक ऐसी शक्ति बन गया जिसके साथ संबंध रखने जरूरी है। चीन अपनी कूटनीतिक शैली में नरमी लाया है। संभवतः उसे कुछ असहज वास्तविकताओं का एहसास हो गया था। उसकी आर्थिक सुस्ती का मतलब उसे ज्यादा विदेशी निवेश और व्यापार की जरूरत है जिसके लिए स्थिर संबंध आवश्यक है। उसका बहुत ज्यादा टकराव वाला रवैया क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों जैसे दक्षिण कोरिया, फिलीपींस और वियतनाम को अमेरिका के करीब कर रहा था। लेकिन समय भी यहां अहम है। जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तब से चीन ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन, जो अमेरिका के प्रमुख सहयोगी हैं, के साथ संबंध सुधार लिए हैं। कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी सहित दुनिया के कई नेता वैश्विक स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ समझौते करने के लिए चीन के लाल कालीन पर चलकर आए हैं। पिछले 1 दशक से सी अपने लोगों से यह वादा करते रहे कि वह चीनी राष्ट्र के महान पुनरुत्थान की दिशा में काम करेंगे और यह पिछला हफ्ता घरेलू उपचार का एक अविश्वसनीय उदाहरण रहा। चीनी नेता ऐसे व्यक्ति की तरह देखें जिससे हर कोई मिलना चाहता है और लेकिन यह दौरा चीन की कूटनीतिक शक्ति की सीमाओं को भी उजागर करता है। नाजुक कूटनीतिक संतुलन साधना। सी ने केवल एक युद्ध का उल्लेख किया है, वह है मध्य पूर्व का संघर्ष। उन्होंने पुतिन से कहा कि ईरान में युद्ध का पूर्ण अंत अत्यंत आवश्यक है, जबकि रूस के यूक्रेन पर आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं है। सी और पुतिन दोनों ने अन्य देशों के खिलाफ विश्वासघाती सैन्य हमलों, ऐसे हमलों की तैयारी के लिए बातचीत का पाखंड भरे इस्तेमाल, संप्रभु देशों के नेताओं की हत्या, इन देशों की घरेलू राजनीतिक स्थिति को अस्थिर करना और शासन परिवर्तन को उकसाना और मुकदमा चलाने के लिए देश के नेताओं के खुले आम अपहरण की निंदा की है। आपने देखा होगा वेनेजुएला में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां के राष्ट्रपति को उठवा लिया था ना, और इस युद्ध में, ईरान वाले युद्ध में, ईरान के सर्वोच्च नेता को इन्होंने मार दिया। यह बात खटकने वाली लगी और इसके प्रभाव ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल से आगे तक जा सकते हैं। जब चीन अन्य जगहों पर संघर्षों को समाप्त करने की बात करता है और अमेरिकी कार्रवाइयों पर निशाना साधता है, तब यूक्रेन के मुद्दे पर उसकी चुप्पी, जहां लाखों लोग मारे जा चुके हैं, यूरोप में यह सवाल उठाएगी कि चीन वास्तव में किस हद तक एक निष्पक्ष वैश्विक खिलाड़ी के रूप में काम करने के लिए तैयार है या सक्षम है। और चीन ने यूक्रेन युद्ध में एक तटस्थ रुख बनाए रखने की कोशिश की है। हालांकि अमेरिका और यूरोप दोनों ने चीन से रूस को दी जा रही आर्थिक जीवन रेखा को काटने का आग्रह किया है, लेकिन उसे डर है कि अगर पुतिन युद्ध हार जाते हैं तो वह एक महत्वपूर्ण सहयोगी खो देगा। इसके अलावा वह इतने बड़े पड़ोस में किसी भी अस्थिरता को लेकर भी चिंतित रहेगा। समीर पुरी ने कहा कि साफ है इसके बारे में कुछ ना कहकर सी जिनपिंग आसान रास्ता चुन सकते हैं। बेशक इसका परोक्ष मतलब यह है कि रूस अपने आक्रमण को जारी रखो, और अगर इस बारे में कोई चर्चा होती कि युद्ध विराम या युद्ध के बाद का भविष्य कैसा हो सकता है, तो मुझे हैरानी होगी। मेरा मानना है कि यह अभी भी एक बहुत अस्पष्ट सवाल है कि क्या चीन यूक्रेन में रूस के युद्ध के संदर्भ में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहता है। इसके विपरीत ईरान में युद्ध चीनी हितों को नुकसान पहुंचाता है और चीन के पास तेल के भंडार हैं, लेकिन उस संकट का कोई अंत नजर नहीं आता जिसने हॉर्मुज स्ट्रेट को रोक दिया। एक युद्ध को समाप्त करने की अपील करना और दूसरे पर चुप रहना दुनिया के मंच पर अधिक केंद्रीय भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे चीन के संदर्भ में सी की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। ऐसे समय में यह यूरोप के साथ संबंधों को भी जोखिम में डालता है, और जब चीन अपनी निर्यात निर्भर अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए इन संबंधों को मजबूत करना चाहता है। पिछले एक हफ्ते की उच्च स्तरीय कूटनीति में सी जिनपिंग भले ही प्रभावशाली दिखे हों, लेकिन उनके सामने अभी एक बड़ी चुनौती है, और चीन का एकाधिकारवादी नेतृत्व जो सी के तहत और मजबूत हुआ है, अब भी कई लोगों के लिए विवादास्पद और अविश्वसनीय बना हुआ है। और हॉर्मुज जलडमरू बंद है ना, तो इसलिए दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। ये आप देखेंगे, यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। और रूस से बड़ा सस्ता तेल भी मिल रहा है, किसे? चाइना को, और कहा जा रहा है कि अपनी करेंसी में उसे मिल रहा है, किसे? चाइना को। और इसी तरह ईरान से भी उसे फायदा हो रहा था, ईरान से भी वो अपनी करेंसी में व्यापार कर रहा था और बड़ा सस्ता तेल ले रहा था।
बाकी आप देख रहे हैं कि अमेरिका भारत को तो रोकता है कि आप रूस से तेल मत खरीदिए, चाइना से तेल, उससे ईरान से तेल मत खरीदिए। प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, हम लोग उसके प्रभाव में आ भी जाते हैं। हम लोगों ने रूस से तेल खरीदना कम भी कर दिया, और उससे चाइना से हम लोग, ईरान से हम लोगों ने बिल्कुल बंद ही कर दिया व्यापार, ईरान तेल खरीदना। किससे? ईरान से। अभी बीच में छूट की बातें भी चल रही थी। चाबहार पोर्ट का जहाँ निर्माण कर रहे हैं उस पर भी काम धीमा हो गया है। इसलिए हमारी विदेश नीति पर सवाल भी खड़े करते रहते हैं लोग कि काहे भैया हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है या हम किसी के झुकाव में काम कर रहे हैं, किसी की शर्तों पर काम कर रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।